स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं सर्कल के आगे वाले पार्ट्स, जिस पर हम डिस्कस करेंगे आप लोगों से कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो हमने पढ़ा था उसमें अगर हम कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है कि बाहर है उसकी सरकमफ्रेंस पे उसको चेक करेंगे। एंड उसके बाद में हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद में टेंजेंट्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं अगर आपसे बात करूं तो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अ सर्कल है। कि हम जब भी कोई इक्वेशन होगी टू वेरिएबल्स के अंदर क्वाड्रेटिक, तो हमें कैसे चेक करना है कि वो इक्वेशन सर्कल की है कि किसकी है। वैसे मैं जो आपको एक इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ वो जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक है, जो कॉनिक सेक्शन में हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होगा दैट इज ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज 0। तो इसके अंदर क्या कंडीशन है स्टूडेंट्स, जो कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ y² होना चाहिए पहली चीज़, अगर ये सर्कल की इक्वेशन है। एंड कोफिशिएंट ऑफ xy मस्ट बी 0, यानी कि x इंटू वाई का जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, आपका 0 होना चाहिए। और x² और y² का जो कोफिशिएंट है वो क्या होने चाहिए, हमेशा आपके इक्वल होने चाहिए, यानी कि a इज इक्वल्स टू b होना चाहिए। x इंटू वाई का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए। अगर ये होगा तभी हम बोलेंगे कि वो इक्वेशन सर्कल की है, क्योंकि हमने जो सर्कल की इक्वेशन जनरल पढ़ी थी उसमें x इंटू वाई कभी भी नहीं आया था। और हमने जो भी अभी सर्कल की इक्वेशन पढ़ी है उसमें x² और y² का कोफिशिएंट हमें 1 मिला है। लेकिन अब जरूरी नहीं कि x² और y² का कोफिशिएंट 1 ही मिले आपको। ये अगर मैं आपके सामने इक्वेशन लिख रहा हूँ दैट इज 2x² प्लस 2y², ये दोनों इक्वल होने चाहिए चाहे कब कुछ भी हो जाए, प्लस 6x प्लस 8y माइनस का 16 इज इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट इस तरीके से अगर कोई इक्वेशन लिखी हुई है दैट इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इसमें क्या करना है, x² और y² के जो कोफिशिएंट्स हैं उसको पहले यहाँ पे जैसे 2 है तो उसको 2 से डिवाइड करना है, उसको हमेशा 1 बनाना होता है। तो उसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड करेंगे, दैट इज x² प्लस y² प्लस 3x प्लस 4y माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 0। दैट इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। फिर हम जानते हैं कि सेंटर के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x माइनस हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस का 3/2 आएगा, माइनस हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज माइनस का 4/2 आएगा। तो जो सेंटर का कोऑर्डिनेट आया माइनस का 3/2 माइनस का 2 आया। रेडियस की अगर हम बात करेंगे सर्कल की, तो रेडियस कैसे निकालेंगे, दैट इज g² दैट इज माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर प्लस f² माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस का c माइनस ऑफ 8। तो दिस इज इक्वल्स टू अगर हम देखते हैं तो हमारे पास में कितना आता है, दैट इज़ 9/4 प्लस 4 प्लस का 8। और अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट तो एलसीएम कितना आएगा, दैट इज़ 4, दैट इज़ 9 प्लस 16, 4 8 जा 32 स्टूडेंट्स। दैट इज़ ये आपकी सर्कल की रेडियस आएगी। तो हमें जब हम दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ कॉनिक सेक्शन में क्या होता है, आपको मैं जब आगे अगला जो मेरा टॉपिक स्टार्ट होगा उसमें इसी इक्वेशन के बारे में बताऊंगा कि इक्वेशन कहाँ से आया है। इसमें जो 2 डिग्री इन 2 वेरिएबल के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो हमेशा कॉनिक सेक्शन कहलाएगी। कॉनिक सेक्शन में कौन कौन से कर्व आते हैं वो बता देता हूँ आपको, दैट इज सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। तो वो क्या है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, बट दिस इक्वेशन इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ अ कॉनिक। इससे हम अगर बोलेंगे कि सर्कल की इक्वेशन हम कैसे पहचानेंगे, तो सर्कल की इक्वेशन को पहचानने के लिए मैंने आपके सामने ये कंडीशंस लिखी हैं। आगे आते हैं स्टूडेंट्स, आगे इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो दैट इज़ पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, कि पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या है तो उसको समझ लेते हैं।
पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशन को कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? जैसे मैं आपके सामने स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर सर्कल ले रहा हूँ इस तरीके से। हम जितने भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आगे कर्व करेंगे उसमें हर एक कर्व का पैरामेट्रिक इक्वेशन होगा। पैरामेट्रिक इक्वेशन में क्या होता है, बेसिकली जब भी हम कर्व के ऊपर कोई पॉइंट लेते हैं तो उसमें हमें एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट लेने पड़ते हैं, तो हमें दो वेरिएबल एट ए टाइम सोचने पड़ते हैं। लेकिन पैरामेट्रिक इक्वेशंस में क्या होगा, एक ही पैरामीटर के थ्रू हम सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। जैसे इस सर्कल की इक्वेशन आप लोगों को पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है। तो इसके ऊपर अगर एक पॉइंट ले लेते हैं, अगर हम पॉइंट P ले लेते हैं, दैट पॉइंट इज x, y, तो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड x एंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड y। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस y है, इसको अगर हम ज्वाइन कराते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल है वो आपका, अगर आप थीटा मान लेते हैं और इसकी रेडियस आपको पता ही है कि r है, तो आप इस ट्राइंगल में अगर जाएंगे तो आपको क्या मालूम पड़ेगा, आप देखो कि हम इसमें अगर OPQ अगर करते हैं तो यहाँ से अगर हम cos थीटा निकालते हैं तो cos थीटा कितना आएगा स्टूडेंट, दैट पार्ट इज x बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज x अपॉन r। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, r cos थीटा, हमारे पास में ये आएगा। अगर हम साइन थीटा की बात करेंगे दैट इज साइन थीटा कितना है, दैट इज y अपॉन r, दैट इज y अपॉन r परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज y इज इक्वल्स टू r साइन थीटा। तो अब यहाँ पे हम जो पॉइंट P x, y वेरिएबल है, यहाँ लेता तब भी मैं x, y लेता, यहाँ लेता तब भी x, y लेता, मतलब हम x, y जब लिख रहे हैं इट मीन्स वेरिएबल कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इसके वेरिएबल कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, r cos थीटा एंड r sin थीटा। थीटा क्या है, थीटा हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से उसका एंगल है। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जा रहे हैं, क्लॉकवाइज सेंस में भी जाएंगे तो इस साइड आओगे तो ये माइनस थीटा हो जाएगा, तब भी कोई इशू नहीं। लेकिन एक्स एक्सेस से हमें क्या लेना है, इसका एंगल लेना है। तो दिस इज पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में क्या आपको फायदा हुआ, पहले एक्स और वाई दोनों वेरिएबल के बारे में आपको बात करनी थी। अब क्या करना है, आपने थीटा इज इक्वल टू डायरेक्टली 30 डिग्री लिखना है। 30 डिग्री लिखना है तो सर्कल के ऊपर एक्स एक्सेस से 30 डिग्री एंगल बनाने वाले पे कोऑर्डिनेट मिल गया आपको, एक्स और वाई डायरेक्ट। कैसे मिला, आप लिखेंगे r cos 30 दैट इज r sin 30, तो दिस इज इक्वल्स टू कितना आ गया, r इंटू √3/2 एंड दैट इज r/2। तो दिस कोऑर्डिनेट 30 डिग्री एंगल पे, जहाँ पे भी 30 डिग्री एंगल है, मान लेते हैं कि ये आपका 30 डिग्री एंगल है, दिस एंगल इज 30 डिग्री। द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज दैट इज √3/2r दैट इज r/2। ये मिल गया आपको। अगर आपको बोलता है कि थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है, तो आपको पता क्या लिखना है, दैट इज r cos 90 दैट इज r sin 90। तो cos 90 0 हो गया और ये कितना आ गया, r आ गया। तो अगर हम बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक की कोऑर्डिनेट है तो इसकी कोऑर्डिनेट कितनी है, 90। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 0, r आ गया। तो आपको पहले ही पता था वो 0, r हो गया। हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स के थ्रू भी जाएंगे तब भी वो हो गया। अगर मैं आपसे बात करूं कि ये एंगल आपको यहाँ से लेके यहाँ तक 120 दे रखा है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। दैट इज r cos 120 दैट इज r sin 120। और आप देखेंगे cos, आपको पता है कि कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट में चला गया है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में ऑटोमेटिकली देखो x नेगेटिव कैसे हो रहा है। cos 120 की वैल्यू आपको पता है कि सेकंड कोऑर्डिनेट में चलेगी, दैट इज cos 90 प्लस 30। cos 90 प्लस 30 कितना होगा, माइनस का साइन 30। माइनस का साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। तो r/2 आ गया, सिलेंडर वो नेगेटिव है इसका x कोऑर्डिनेट। और साइन 120 cos 30 आ गया, दैट इज r इंटू √3/2। वो साइन है तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है क्योंकि वो 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। तो इट मीन्स आप हर तरीके से जो एंगल है वो एंगल थीटा इज कॉल्ड पैरामीटर। हम इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर कोई सा भी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं आता हूँ आपके पास, तो इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग देखिए कि हमें क्या करना है।
अगर इस सर्कल का सेंटर यहाँ नहीं होता स्टूडेंट तो हमें कैसे निकालते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, उसको समझना है। फॉर एग्जांपल अगर सर्कल मेरा यहाँ होता, मान लेते हैं इस जगह होता, तो स्टूडेंट सर्कल का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हमारा क्या है, h, k है, रेडियस वही आपकी स्टूडेंट्स। तो सर्कल की इक्वेशन आपको पता है कि आप इस सर्कल की इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, दैट इज x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यानी कि हम इस तरीके से चल रहे होते। तो ये जो कर्व की इक्वेशन आ रही है, अब इस कर्व की इक्वेशन के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स। तो हमें क्या करना है, बेसिकली x माइनस एच है ना, दिस इज कंप्लीट x मानेंगे हम कैपिटल वाला, एंड दिस इज कैपिटल Y। तो आप देखेंगे कैपिटल X का स्क्वायर प्लस कैपिटल Y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो आपको पता है आपने कैसे लिया था, आप लिखेंगे कैपिटल X इज इक्वल टू आर कॉस थीटा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के लिए, एंड कैपिटल X क्या माना आपने, दैट इज x माइनस एच इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, h प्लस आर कॉस थीटा। आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि आप जब सेंटर चेंज होगा तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स उसी हिसाब से चेंज होंगे। नहीं, ऐसा नहीं हमेशा आप आर कॉस थीटा आर साइन थीटा मारो। आर साइन थीटा उसी केस में जब सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे है, सेंटर शिफ्ट करेगा तो उसी हिसाब से आपको h प्लस माइनस के अंदर लेके जाके इस तरीके से आपको वर्क करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हम आगे बात करते हैं स्टूडेंट, तो y क्या हो जाएगा, दैट इज y इक्वल्स टू कितना आएगा, r साइन थीटा आएगा। y इक्वल टू r साइन थीटा, दैट इज y माइनस k इज इक्वल्स टू r साइन थीटा आ रहा है। तो दैट इज y इक्वल्स टू कितना आ गया, k प्लस r साइन थीटा। यानी कि x और y दोनों कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे मिल गए हैं, और दोनों कोऑर्डिनेट्स आप यहाँ पे लिख के दिखा सकते हैं। तो स्टूडेंट ये वाला पार्ट हमारा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ सर्कल क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू अ सर्कल। यानी कि किसी पॉइंट की पोजीशन निकालनी है सर्कल के रेस्पेक्ट में। तो अगर हम आपसे बात करते हैं दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर है, या कोई सा भी सर्कल है, तब भी हम उसको मैं किस तरीके से बताऊंगा, पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन से ही आपको उसको समझाने की कोशिश करता हूं कि हमारा कोई पॉइंट, ये और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी पॉइंट की पोजीशन सर्कल के अबाउट क्या है। उसका रीज़न क्या है स्टूडेंट, हमें बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं, तो पॉइंट सर्कल के अंदर है, ऊपर है, बाहर है, ये हमें बहुत जानना ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई एक पॉइंट दे रखा है और आपसे बोलेगा कि इस पॉइंट से सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, तो वैसे हम लोग जानते हैं 10th क्लास में कि अगर सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट होगा तो हम मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल के ऊपर होगा स्टूडेंट तो हम 1 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर पॉइंट सर्कल के अंदर होगा तो हम 1 भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि उसकी पॉइंट की कोई सा भी पॉइंट अगर आता है तो कि वो पॉइंट सर्कल के अंदर है कि बाहर है। तो इसके लिए बेसिकली क्या है, जनरल मेथड है, एक हम पॉइंट ले लेते हैं स्टूडेंट्स x1, y1, और वो उस पॉइंट की पोजीशन हम जानने की कोशिश करते हैं। तो एक चीज़ क्लियर है कि यहाँ से इसकी डिस्टेंस अगर हम बात करेंगे तो ये डिस्टेंस तो रेडियस है। अगर हम मानते हैं कि OP है तो क्लियर है कि अगर पॉइंट आउटसाइड है OP इज़ ग्रेटर देन R। भाई आउटसाइड द सर्कल है तो OP हम डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे स्टूडेंट, कितना आएगा, दैट इज़ x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन R। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, दैट इज़ रूट में x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन R। रूट अगर हटाएंगे तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करना है, तो क्या आएगा, दैट इज़ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन R स्क्वायर। तो क्या बना, दैट इज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस R स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये क्या चीज़, व्हाट इज दिस, दिस इज अ न्यू थिंग। पीछे भी मैं आप लोगों को जब लाइन में बता रहा था तब एक चीज़ आ रही थी, इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं S1। S1 का क्या मतलब है, बेसिकली जो सर्कल है उसको हम S लिख देते हैं, और x कैसे लिखते हैं, दैट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का R स्क्वायर। दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड S। दिस इज नॉट इक्वेशन,
मतलब s इज इक्वल टू हमने बोल दिया। अब अगर हम इसमें x1 y1 पुट करेंगे तो दिस इज कॉल्ड नंबर, नॉट अ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। अगर कोई भी पॉइंट या कोई भी नंबर आपने जो लिया है, जो कोऑर्डिनेट लिया है, वो सर्कल की इक्वेशन में ऐसे इधर नहीं, अगर ऐसे पुट किया और ये एक्सप्रेशन अगर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये बात क्लियर है कि वो जो पॉइंट है वो सर्कल के बाहर है। तो यहां से ये क्या आएगा, पॉइंट लाई आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल, यानी कि पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करता है। अगर वो पॉइंट सर्कल की सरकमफ्रेंस पर ही हो, यानी कि वो पॉइंट अगर हमने वहाँ पुट कर दिया, दैट इज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इजिकल टू 0 हो जाए, तो सभी बच्चे जानते हैं कि अगर कोई पॉइंट किसी कर्व को सेटिस्फाइड कर रहा है, इट मीन्स दैट इज लाई ऑन द सर्कल। तो इसका मतलब क्या होगा, जो पॉइंट होगा वो क्या करेगा, लाई ऑन सर्कल, यानी कि वो सर्कल के ऊपर ही लाई करेगा। नेक्स्ट अगर मैं कंडीशन की बात करूँ S1, तो दिस इज इक्वल टू कितना आएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर लेस देन 0 आ जाए, तो इट मीन्स क्या होगा, पॉइंट लाई इनसाइड द सर्कल, यानी कि सर्कल के इनसाइड ही वो लाई करेगा। तो बेसिकली हमने क्या करना है कि कोई भी सर्कल, अभी ये तो मैंने आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल बताया, अगर जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल होगा तब भी हमें इसी तरीके से वर्क करना है। बेसिकली क्या करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल आपको पता है क्या होगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। अब इस केस में जो s होगा उसको भी हमें ऐसे लिखना है, दैट इज s इज इक्वल टू आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस का c। अब यही अगर इसमें जो पॉइंट बाहर है वो पुट करके अगर ऐसा आएगा तो आउटसाइड द सर्कल होगा, ऐसा आएगा तो ऑन द सर्कल होगा, और ऐसा आएगा यानी कि उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी पॉइंट रखने पर, तो वो इनसाइड द सर्कल होगा। स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, यानी कि हम सर्कल के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, इसमें भी बहुत सारे केसेस बनते हैं। पहला केस होता है कि अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करे तो हम सर्कल की टेंजेंट कैसे निकालेंगे। पॉइंट अगर सर्कल के बाहर हो, आउटसाइड द सर्कल है, तो हम सर्कल की टेंजेंट कैसे निकालेंगे। दूसरा, हम स्लोप फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, पॉइंट फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म में सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। तो बेसिकली हम स्ट्रेट लाइन पीछे पढ़ के आए हैं, अब हम टेंजेंट टू अ सर्कल कर रहे हैं। अगर सर्कल को ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन अगर हमें निकालनी है, अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करता है तो कैसे निकाल रहे हैं, सबसे पहले हम उसी पे बात करते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक टेंजेंट की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट जो है वो आ गया आपका पॉइंट लाई ऑन अ सर्कल, यानी कि पॉइंट सर्कल पे लाई करे। पॉइंट अगर सर्कल पे लाई करता है तो यानी कि एक सर्कल आपने ड्रॉ कर दिया, उसके ऊपर एक पॉइंट आ गया, आपने इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो पॉइंट इसके ऊपर है, दैट इज x1, y1। क्लियर। सर्कल की इक्वेशन आपकी वही है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है। तो स्टूडेंट एक चीज़ क्लियर है कि जो टेंजेंट होती है वो क्या होती है, लाइन की इक्वेशन है। तो हम लाइन पीछे पढ़ चुके हैं, और किसी भी लाइन की इक्वेशन को निकालने के लिए आपके पास क्या कंडीशन होती है, किसी भी लाइन की इक्वेशन को निकालने के लिए आपको पॉइंट और स्लोप दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं। सर्कल का सेंटर आप लोगों को पता है कि जब सर्कल की इक्वेशन ये दे रखी तो माइनस का g और माइनस का f होगा। दूसरी चीज़ हम 10th से ही जानते हैं कि सेंटर से और टचिंग पॉइंट को ज्वाइन कराने वाली लाइन उस लाइन के परपेंडिकुलर होती है, ये भी हमको मालूम है। अगर ये हमको मालूम है तो डेफिनेटली जो O और P दे रखा है तो इस लाइन का हमें स्लोप मालूम पड़ जाएगा 2 पॉइंट फॉर्म से, दैट इज़ y1 प्लस एफ अपॉन कितना आएगा x1 प्लस g, ये हमारा स्लोप आ गया।
अगर हमारा OP लाइन का स्लोप हो गया तो P पॉइंट पे टेंजेंट है उसका स्लोप भी हमको मालूम पड़ गया, एंड दैट स्लोप इज माइनस ऑफ दिस पार्ट दैट इज x1 प्लस जी होल डिवाइडेड बाय y1 प्लस एफ। ये हमारा स्लोप का वैल्यू आ गया। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो क्या आएगा, दैट इज y माइनस y1, स्लोप कितना आया माइनस में, दैट इज x1 प्लस जी होल डिवाइडेड बाय y1 प्लस एफ ब्रैकेट में x माइनस का x1, यानी कि ये हमारी इक्वेशन आई। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज y माइनस y1 करते हैं इंटू y1 प्लस एफ करते हैं, दिस इज इक्वल्स टू माइनस कितना आ गया x1 प्लस जी इंटू एक्स माइनस का x1। इसको हम सिंप्लीफाइड करेंगे क्योंकि हमको पता है पॉइंट स्लोप फॉर्म से लाइन की इक्वेशन को निकाल रहे हैं। ये कितना आएगा, दैट इज y1 प्लस वाई एफ माइनस y1 स्क्वायर माइनस y1f। यह नेगेटिव कॉमन ले रहा हूँ, गलती ना हो इसलिए करली ब्रैकेट लगा, डायरेक्ट कभी भी ओपन नहीं करने की कोशिश करना। दैट इज x1 ये माइनस का x1 स्क्वायर प्लस gx माइनस का gx1। अगर यहाँ पे हम इसको ओपन करेंगे कितना आएगा, दैट इज y1 प्लस कितना आ गया, दैट इज वो x1 इधर लेके आ रहा हूँ, उसको साइड लेके आ रहा हूँ स्टूडेंट्स, जो उस साइड वाले पार्ट है ना, तो दैट इज x1 वो नेगेटिव है तो इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस y1 यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है दैट इज yf यही रहने दे रहा हूँ, ये जो नेगेटिव है वो राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूँ, एंड दैट इज x1 स्क्वायर यहाँ पे आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और प्लस का y1 स्क्वायर आएगा, प्लस का gx1 आएगा, और प्लस का fy1 आएगा। ये हमारे पास में अभी तक इससे आया। टोटल एक टर्म और रह गई मुझे लगता है जो साइड से इधर आएगी, एंड दैट इज gx। क्लियर, ये सारे मैंने सेट कर दिए। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। मैं यहाँ पे ये gx1 है, यहाँ पे fy1 है, तो मैंने क्या लिख दिया gx1 और fy1 और प्लस c, ये तीन चीज़ें इधर ऐड की है राइट हैंड साइड पे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे भी मुझे ऐड करनी पड़ेगी, यहाँ पे भी अगर मैं ऐड करता हूँ इसको इक्वल टू थोड़ा यहाँ लगा देता हूँ, तो ये कितना आएगा, प्लस का gx1 लिखा, प्लस का fy1 लिखा, प्लस c, ये मैंने इधर ऐड कर दिया और वो मैंने उधर ऐड कर दिया, दोनों तरफ ऐड कर दिया, दोनों तरफ ऐड कर दिया। तो यहाँ क्या बन रहा है वो देखिए आप, दैट इज xx1 प्लस y1 प्लस यहाँ से अगर इन दोनों से बात करेंगे तो दैट इज g आ गया आपका, दैट इज x प्लस x1, और इन दोनों से बात करेंगे तो कितना आएगा f के बाद में, दैट इज y प्लस y1 एंड प्लस का c, ये आ गया मेरे पास में। राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा है स्टूडेंट, उसको समझना है आप लोगों को, दैट इज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1, ये gx1 ऐड कर दिया, 2fy1 प्लस का c। ये क्लियर है, ठीक है। कई बच्चे सोचेंगे कि ऐसा हमें कैसे पता पड़ेगा कि भाई आप उसको ऐड कर रहे हो, क्यों ऐड कर रहे हो, क्या रीज़न है इसका ऐड करने का। तो स्टूडेंट जिन लोगों ने पहले इसके डेरिवेशंस बनाए हैं उन लोगों को पता है कि हम कोशिश करें कि कोई भी चीज़ जो हो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आने के लिए हम इस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें वो चीज़ ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी टेंजेंट की इक्वेशन अगर आप याद रखेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अब उसने इतना सिंप्लीफाइड कर दिया कि आपको खुद को पता पड़ेगा अगर सर्कल की सरकमफ्रेंस पे पॉइंट दे रखा है तो कितनी आसानी से आप टेंजेंट की इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c किया, आप लोग ये समझ गए होंगे दिस वैल्यू इज कॉल्ड s1। थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा है। s1 का क्या मतलब होता है, जो पॉइंट होता है वो सर्कल के अंदर उठा के पुट करो। पॉइंट स्टूडेंट कहाँ पे है आपका, पॉइंट सर्कल के ऊपर ही है। अगर उसमें आपने उठा के पुट कर दिया इसका मतलब वो उसकी वैल्यू को क्या कर रहा है, जीरो कर रहा है। अगर वो उसकी वैल्यू को जीरो कर रहा है तो इट मीन्स ये वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट आपकी, दिस वैल्यू इज जीरो, ये वैल्यू आपका जीरो हो गया। क्लियर है पॉइंट। अगर ये जीरो हो गया है तो क्योंकि अब सिंप्लीफाइड फॉर्म है, क्योंकि पॉइंट सर्कल की सरकमफ्रेंस पे, तो हमारी टेंजेंट की इक्वेशन क्या आई स्टूडेंट, हमारी टेंजेंट की इक्वेशन क्या आई, हमारी टेंजेंट की इक्वेशन आ गई xx1 प्लस yy1 प्लस g ऑफ x प्लस x1 प्लस f ऑफ y प्लस y1 प्लस का c इज इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट ये जो पार्ट है
ये एक ऐसा पार्ट है जो मैं अब आपको आगे एक चीज़ ऐसे बताने जा रहा हूँ जो सारे कर्व के लिए ट्रू है। आपको इसको और इसको कंपेयर करना है, लेकिन एक ही कंडीशन है, वो पॉइंट सर्कल की सरकमफ्रेंस पे लाए होना चाहिए। तो हम टेंजेंट की इक्वेशन को कैसे निकाल रहे हैं, हमने क्या किया बेसिकली, मैं वही चीज़ आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। हमने क्या किया, हमारा जो एक्स स्क्वायर था उस एक्स स्क्वायर को हमने क्या किया, चेंज किया। किस में चेंज कर दिया, ये जो एक्स स्क्वायर था किस में चेंज हो गया, एक्स एक्स वन में। तो इसके लिए मेथड बता रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर को किस में चेंज करना है स्टूडेंट, एक्स एक्स वन में चेंज करना है। वाई स्क्वायर किस में चेंज हुआ है स्टूडेंट, वाई वाई वन में, यानी कि वाई स्क्वायर चेंज हो गया वाई वाई वन में। और स्टूडेंट ये जो 2gx है, x किस में चेंज हुआ है, x चेंज हो गया आपका x प्लस x1 बाय 2 में। आप देखो एक बार, इस x के प्लेस पे x प्लस x1 बाय 2 लिखो, तो 2 से 2 कट जाएगा तो g x प्लस x1 आ जाएगा, क्योंकि वही लिखा हुआ मिल रहा है आपको। और y किस में चेंज हो गया, y चेंज हो गया y प्लस y1 बाय 2 में चेंज हो गया। और कांस्टेंट जो c है वो c के अंदर ही चेंज होगा। इसके अलावा स्टूडेंट अगर कभी कर्व के अंदर x इंटू वाई आए, ये मैं आगे के लिए बता रहा हूँ, दैट इज x y1 प्लस वाई x1 बाय 2 होगा, ये हाइपरबोला के अंदर यूज में आएगा। और ये जो कंडीशन आपके सामने लिख रहा हूँ, ये कंडीशन हर एक कोनिक के लिए ट्रू है कि आप पैराबोला के ऊपर भी अगर पॉइंट x1 y1 दे रखा होगा तो ये तरीका लगा के आप टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं। इलिप्स की इक्वेशन दे रखी होगी कि तो ये तरीका लगा के आप इलिप्स की टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं। सिमिलरली हाइपरबोला के ऊपर भी। लेकिन अभी तो हम सर्कल पढ़ रहे हैं, तो सर्कल के ऊपर अगर टेंजेंट दे रखा है तो हम इस तरीके से सर्कल की इक्वेशन में टेंजेंट की इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट व्हेन स्लोप इज गिवन। एक्चुअली में क्या करेंगे, हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से सीखेंगे और फिर बाद में हम जनरलाइज करेंगे। तो जैसे कोई भी लाइन अगर आपको ड्रॉ है, ऐसे है, ठीक है, वो या फिर बिल्कुल से टच करके जा रही है, मतलब टेंजेंट ऐसे मान लीजिए आप, टेंजेंट है, या फिर इस तरीके से जा रही है। तो स्टूडेंट हमें तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर कोई लाइन की इक्वेशन दे रखी है और सर्कल की इक्वेशन दे रखी है कि वो किस तरीके से उस कर्व के पास से जा रही है, उसको टच करके जा रही है, इंटरसेक्ट करके जा रही है। तो जो लाइन की इक्वेशन होती है आप लोगों को पता है हम कैसे लिखते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस सी। और जो सर्कल की इक्वेशन अगर हम यहाँ बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब दो कर्व के हमें कैसे पता पड़ेगा कि ये कर्व कैसे पोजिशंस पर हैं, तो हम दोनों कर्व को हमेशा सॉल्व करते हैं। ऐसा हम 11th क्लास में कर रहे थे जब दो लाइंस थी, सॉरी 10th क्लास में हम दो लाइंस को इंटरसेक्ट करने के बारे में सीख रहे थे। अभी पिछला जो टॉपिक करा है स्ट्रेट लाइन, उसमें भी दो लाइंस को सॉल्व कैसे करते हैं हमें पता है। लेकिन पहली बार आपके सामने एक स्ट्रेट लाइन है, एक सर्कल है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका तरीका क्या होता है बेटे, वो होता है वेरिएबल के जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, उसी से करते हैं। हमेशा किसी भी एक कर्व से एक वेरिएबल उठा के दूसरे कर्व में पुट कर दो और उसको एक वेरिएबल में चेंज कर दो। एक वेरिएबल में अगर वो क्वाड्रेटिक हो गया तो दो जगह इंटरसेक्ट कर सकता है, क्यूबिक बनेगा तो मैक्सिमम 3 जगह पे इंटरसेक्ट कर सकता है। तो हमें यही चीज़ देखनी है यहाँ पे। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, अगर हम c की बात कर रहे हैं और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो y की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करते हैं, ताकि हमें क्या कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में कुछ पता चले। एक्स स्क्वायर प्लस y की वैल्यू कितना आ गया, दैट इज एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर एंड इज इक्वल्स टू कितना है आपका आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे एक्स स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास में ये पार्ट आएगा। यानी कि एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में कितना आ गया, 1 प्लस एम स्क्वायर 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर आ गया। तो स्टूडेंट्स इसके ऊपर अगर हम डिस्कशन करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी 10th में पढ़ चुके हैं। अगर ये लाइन इसको दो जगह इंटरसेक्ट करती है तो आपको पता है कि इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना आएगा स्टूडेंट, x1, y1 आएगा कोई, और ये कितना आएगा x2, y2 कोई दूसरा कोऑर्डिनेट आएगा।
लेकिन इस वाले केस का कंडीशन क्या है, इस वाले केस का कंडीशन है कि इसका जो डी होगा, डिस्क्रिमिनेंट होगा, वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। क्योंकि ग्रेटर देन जीरो होगा तो इस इक्वेशन के दो रियल रूट्स मिलेंगे, दो रियल रूट्स मिलेंगे, इसका मतलब हमें x1 मिल गया और x2 मिल गया। बाकी हम x1 x2 को यहाँ पुट करेंगे, y1 y2 भी मिल जाएंगे। लेकिन हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं टेंजेंट की इक्वेशन। और किस फॉर्म में ढूंढ रहे हैं, स्लोप फॉर्म में ढूंढ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो इसको हम स्लोप फॉर्म में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा टारगेट क्या है, हम चाहते हैं कि वो उसको केवल टच करे। अगर एक लाइन किसी कर्व को अगर टच ही कर रही है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना हुआ है, तो आपको पता है फॉर टेंजेंट, मैं यहाँ लिख रहा हूँ फॉर टेंजेंट क्या करना पड़ेगा आपको, उसका जो डी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डी इक्वल्स टू जीरो। डी इक्वल्स टू जीरो का मतलब क्या हो गया, वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का केवल एक ही रूट मिलेगा, इसका मतलब वो उसको टच करके जा रही है। डी ग्रेटर देन जीरो में जीरो मिलेगा, दो मिलेगा तो उसको कट करके जा रही है, चाहे इधर से जाए, इधर से जाए, इधर से जाए, कहीं से भी जाए। लेकिन डी इक्वल टू जीरो का मतलब टेंजेंट के लिए कंडीशन है। तो डी इक्वल टू जीरो अगर हम यहाँ करते हैं तो आपको पता है स्टूडेंट क्या होता है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू जीरो। तो बी स्क्वायर की अगर हम बात करेंगे दैट इज 2mc यानी कि इसका होल स्क्वायर माइनस का 4a कितना है 1 प्लस एम स्क्वायर, सी कितना है दैट इज सी स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, दैट इज 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 4 ब्रैकेट में आएंगे दैट इज सी स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ कितना आ गया 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 4c स्क्वायर प्लस का 4r स्क्वायर माइनस का 4m स्क्वायर सी स्क्वायर और कितना आएगा प्लस का 4m स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये पार्ट इससे कैंसिल आउट हो गया, ये पार्ट इससे कैंसिल आउट हो गया। तो ये क्या बचा स्टूडेंट्स आपके पास में, दैट इज 4c स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, सॉरी 4r स्क्वायर भी है यहाँ पे, तो दैट इज c स्क्वायर इज इक्वल टू अगर हम बात करेंगे तो कितना आ गया, दैट इज m स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और c इज इक्वल टू अगर हम देखेंगे दैट इज प्लस माइनस रूट के अंदर r को बाहर निकाल लेंगे 1 प्लस m स्क्वायर। तो दिस इज द कंडीशन फॉर c क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है लाइन का, क्योंकि हमने c को लिया है। तो अगर इस केस में अगर हम बात करेंगे तो y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस आर रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर अगर हो गया तो वो लाइन क्या होगा, उस सर्कल के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन को देगा। तो वो इसको टेंजेंट की इक्वेशन को अगर देगा तो हमारा ये पार्ट यहाँ से क्लियर हो गया। दिस इज कॉल्ड स्लोप फॉर्म ऑफ अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। अब स्टूडेंट्स वापस वही कहानी आती है, अगर सर्कल का सेंटर यहाँ ना हो के इधर हो, यानी कि सर्कल यहाँ हो, तो स्टूडेंट वही गलती करते हैं बच्चे, हमें उस चीज़ को ध्यान रखना है। अगर h, k इसका सेंटर होगा तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस के इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एच एंड प्लस माइनस आर रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर। यानी कि हमको इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा जैसे हमने उसमें सेंटर चेंज किया था ना, ऐसे इसमें सेंटर को चेंज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये पार्ट मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। और ये सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन है स्लोप फॉर्म के अंदर। तीसरा केस मैं बाद में डिस्कस करूँगा, इस पे बेस पहले कुछ क्वेश्चंस आप लोग करिएगा, मैं भेजता हूँ आपको कि हम अगर कोई पॉइंट बाहर है x1 y1 और इस पॉइंट से अगर हम सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करना चाह रहे हैं या इस पॉइंट से इस पर टेंजेंट ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो हम कैसे सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो आज इतना ही है, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।